इस वीडियो में हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय जान लेते हैं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं उसमें आते हैं। तो हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर इनका जो जन्म है 9 सितंबर 1850 को बनारस के प्रसिद्ध धनी अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका पिता गोपाल चंद गिरधर दास भी बहुत बड़े विद्वान थे। इनके पिता का नाम जो गोपाल चंद गिरधर दास ने करीब 40 ग्रंथ की रचना की थी, वो भी विद्वान व्यक्ति थे। विद्वान अध्येता पिता तथा घर के संस्कारों का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र पर पड़ा, किंतु उनकी बाल्यावस्था सुख से व्यतीत नहीं हुई। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता पार्वती देवी का निधन हो गया और 10 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी इस पारिवारिक स्थिति का प्रभाव उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी पड़ा और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने घर पर संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का अभ्यास किया। मतलब घर पर ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और उर्दू, अंग्रेजी इन्होंने सीखा। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज के स्कूल विभाग में अध्ययन करते रहे। बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे, इसलिए इनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, लेकिन फिर भी स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, साथ साथ मराठी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू भाषाएं भी सीखी। भारतेंदु जी सधे हुए कवि, सशक्त व्यंग्यकार, कुशल नाटककार, जागरूक पत्रकार, प्रखर गद्यकार भी थे। इनके साथ ही वे लेखक भी हैं, कवि, संपादक, प्रखर वक्ता, और उनकी बुद्धि बचपन से ही कुशाग्र थी और वे तीव्र स्मरण शक्ति संपन्न थे, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय से ये सब ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, मारवाड़ी, पंजाबी, बंगाली इत्यादि भाषा उन्होंने स्वाध्याय से ही सीखी थी। बहुत पढ़ने लिखने वाले थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह काशी के संपन्न परिवार लाला गुलाब राय की बेटी मन्ना देवी से इनका विवाह हुआ था। जगन्नाथ यात्रा उनकी सबसे पहली यात्रा थी। वहाँ वे सपरिवार गए थे। जगन्नाथ यात्रा के बाद जब बुलंदशहर, कचेसर, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, बलिया इत्यादि स्थानों पर यात्रा किया। जहाँ जहाँ वे यात्रा पर गए वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों को पूरा ध्यान देते थे। इन स्थानों की यात्रा ने ही उन्हें साहित्यिक और सामाजिक रूप से अत्यंत जोशीला और सक्रिय बनाया। जिन जिन स्थानों को वे जाते थे देशपूर्ण भाषण देते थे और 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया। याद रखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन आता है कि कब भारतेंदु को हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई। तो 1880 ईस्वी में इनको क्या दिया गया? भारतेंदु की उपाधि इनको दिया गया। ये जो है जब यात्रा करते थे, यात्राएं भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी। बलिया यात्रा 1884 में की। ये इनकी अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के बाद उनका शरीर जर्जर हो चुका था और अधिक भार सहन नहीं कर सकता था। बलिया यात्रा से पहले ही अस्वस्थ थे। कार्यभार, पारिवारिक विवाद, सांसारिक चिंताओं के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया था और मात्र 34 वर्ष 4 महीने की उम्र में उनका देहावसान हो गया। मात्र 34 से 36 साल के थे तब उनका जो निधन है 1884 ईस्वी में हुआ। अब इनकी कृतियाँ, ये इनका जीवन परिचय है। मतलब ये इनका यात्रा वगैरह करते थे ज़्यादा, और यात्रा वृत्तांत इसी समय इन्होंने ज़्यादा लिखा है। इनकी साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन है, आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के माध्यम से बहुत समृद्ध किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा, इससे हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध हुआ है। इन्होंने नाटक लिखा है, निबंध लिखा है, काव्य कृतियाँ लिखा है, आत्मकथा लिखा है, वृत्तांत लिखा है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो विधा है सभी में इन्होंने अपना काम करने का प्रयास किया है। भारतेंदु जी ने मौलिक नाटक लिखा है। मौलिक नाटक में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873 में लिखा, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखा, श्री चंद्रावली लिखा, विशस्य विस्मौषधम 1876 में लिखा, भारत दुर्दशा 1880 में लिखा, नील देवी 1881 में लिखा, अंधेर नगरी 1881 में लिखा। अंधेर नगरी चौपट राजा तो आप पढ़े ही होंगे, बड़ा अच्छा रोचक है ये। उसका एक्ट भी आप स्कूल वगैरह में देखे होंगे। इन्होंने फिर अनुवाद करके भी रचनाएं लिखी है। तो इन्होंने विद्या सुंदर भी लिखा है, धनंजय विजय लिखा है, कर्पूर मंजरी लिखा है, भारत जननी 1877 में लिखा है, और मुद्रा राक्षस 1878 में, दुर्लभ बंधु 1880 में इन्होंने लिखा। ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं और अधिकतर जो है पूछे जाते हैं। इन्होंने निबंध भी लिखा है। तो क्या क्या निबंध लिखा है इसको देखते हैं।
निबंध संग्रह में नाटक, कालचक्र, लेवी प्राणलेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये सब रचनाएं उन्होंने लिखी है। कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, सुमन सम्मिलित, ये सब है, ये सब निबंध इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद भारतेंदु जी ने कविताएं भी लिखी हैं। तो इनकी कविताओं में, काव्य कृतियों में है भक्त सर्वस्व 1870 में, प्रेम मालिका 1871 में, प्रेम माधुरी 1875 में, प्रेम तरंग 1877 में, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, प्रेम विरह, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा जो कि खड़ी बोली में लिखा है, प्रेम फुलवारी 1883 में लिखा, कृष्ण चरित्र 1883 में लिखा, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा जो है पैरोडी में लिखा गया, हास्य व्यंग्य है ये, बकरी विलाप, ये भी हास्य व्यंग्य है, सम्मिलित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक कहानी भी लिखी है जिसका शीर्षक है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। उनके यात्रा वृत्तांतों में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ शामिल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इनके उपन्यासों में है, उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, ये सब सम्मिलित है। मतलब बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। जब इसके लेखन कार्य को हम देखते हैं तो पूरे हिंदी साहित्य को इन्होंने एक पूरा एक जीवन दिया है कहना चाहिए। और आधुनिक हिंदी के नवजागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है। तो हम जो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे इससे पहले अभी जितना भी मैंने बताया ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, सामान्य जीवन परिचय, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा भारत दूरदर्शन नाटक, जो आपके पाठ्यक्रम में है। भारत दूरदर्शन नाटक का थोड़ा सा कथा समझने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। भारत दूरदर्शन सन 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक प्रकार का नाटक है। भारत दूरदर्शन राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इस नाटक में नाटककार ने भारत के तत्कालीन स्थिति का चित्रण प्रतीकों के माध्यम से किया है। यह नाटक तत्कालीन युगीन समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उसका समाधान भी प्रदान करता है। अब समस्या क्या था उस समय सफलतापूर्वक ब्रिटिश राज का वहाँ था। तो आपसी कलह भारत दुर्दशा का मुख्य कारण माना जाता है। वे कुरीतियाँ, धर्म, आलस्य, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अकाल, बाढ़ इत्यादि के साथ अंग्रेजी की भारत लूटने की नीति को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तो भारत की जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा को वो भारत अंग्रेजों की जो लूटने की स्थिति थी उसी को क्या मानते हैं, मुख्य कारण मानते हैं। अब नाम से ही दिख रहा है भारत दुर्दशा। संरचना की दृष्टि से जब देखते हैं तो भारत दुर्दशा 6 अंक में है। भारत में अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस, शिक्षा व्यवस्था जैसी कई सुविधाओं का सृजन किया गया। मतलब अंग्रेजों के द्वारा पता है अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डाक सेवा लाए, रेल सेवा लाए, प्रिंटिंग प्रेस लाए, अंग्रेजी शिक्षा नीति लाए। हालांकि इन्होंने शिक्षा नीति ने प्रभावित तो किया, लेकिन इसका जो कारण ये था कि अंग्रेज इससे व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते थे। ये सभी आधुनिक सुविधाएं अंग्रेजों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सृजित किया। यह बात अलग है कि प्रकारांतर में इसका लाभ भारतीयों को, बाद में इसका लाभ भारतीयों को भी मिला। भारत देश की अर्थव्यवस्था की ऋण कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया। मतलब ये जब व्यवस्था करने के बाद भारतीय की जो कुटीर उद्योग है उसको नष्ट किया किसने, अंग्रेजों ने, क्योंकि बाहर से सामान आता था और यहाँ से कच्चा मटेरियल वो यूरोप ले जाते थे। भारत इंग्लैंड के कारखानों में तैयार हो रहे कच्चे माल का स्रोत बन गया। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और फैक्ट्री से नया माल लाते थे, सिंथेटिक माल लाते थे और यहाँ क्या करते थे, मार्केट में डंप करते थे, मार्केट में ढेर कर देते थे। जिससे क्या हुआ, सस्ता में वो माल मिलता था, जिससे कुटीर उद्योग है उसको प्रभाव पड़ा। भारत से भरपूर मात्रा में कच्चा माल ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ से माल तैयार करके खपत भारत में कराया जाता था। इस दोहरी शोषक नीति से भारत गरीब बनता चला गया। देश में भूखमरी फैलने लगी। लाखों लोग अकाल से क्या हुए, प्रभावित हुए, मरने लगे। तो ऐसे कंडीशन था। तो लेकिन अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी शोषक नीति जारी रही। सारा देश निष्क्रिय होकर खुद को लूटते हुए देख रहा था, मरते देख रहा था। ऐसे संवेदनशील समय में तो ये जो राजनीतिक परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थितियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा इन्होंने नाटक लिखा है। इन्होंने लिखा है, रोवहूँ सब मिल के आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो संरचनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं तो इसमें कुल मिलाकर के 6 अंक हैं। अंक बहुत छोटे छोटे हैं जिन्हें दृश्य कहा जा सकता है। तो पहले अंक में क्या दिखाते हैं देखते हैं।
तो पहले अंक में जो है देश के अतीत गौरव का बखान किया गया है। योगी लावणी गाता हुआ आता है, तो एक योगी आता है और देश की वर्तमान दशा को, हीन दशा को प्रकट करता है। यह योगी भारतीय आत्मा की आवाज़ है जो गाता है, रोबहु सब मिली कै आवहु भारत भाई, हर हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह गीत पाठक या दर्शक को भारत की दैन्य स्थिति का चित्रण कराता है जो आगे के अंकों में प्रकट होती है ना। तो इसी प्रकार के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यथार्थ चित्रण इसमें क्या किया है। दूसरे अंक में है पटिहाली अवस्था में भारत का प्रवेश होता है। कुत्ता गौवा सियारों के बीच दिखाया गया है। कौन? भारत आता है, प्रवेश करता है। अपनी रक्षा वो स्वयं नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है। भारत कभी ईश्वर की को तो कभी ब्रिटिश महारानी को पुकारता है और कोई भी सहारा नहीं मिलने पर वह नेपथ्य में भारत दुर्दैव की कर्कश गर्जना सुन बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी आत्मविश्वास शून्यता व भयातुरता को प्रकट करता है। तो उसकी बेहोश होना नाटक में ऐसा पात्र डालने का मतलब क्या है? भयातुरता का वो दिखाता है। आगे इन्होंने लिखा है कि तीसरे अंक में भारत दुर्देव सत्यानाश फौजदार प्रकट होते हैं। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव आते हैं पात्र। भारत दुर्देव आधी मुसलमानी व आधी क्रिस्तानी वेशभूषा में है। ये दोनों अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। इस अंक में यह दिखाया गया कि भारत की हजारों वर्षों की गुलामी को प्रत्यक्ष करता है। तो इस प्रकार से स्थिति का, वास्तविक स्थिति का इस नाटक में चित्रण किया गया है। चौथा अंक है तो नाटककार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आलस्य, अपव्यय, रोग के कारणों से भारत गुलाम, दीनहीन और हतदर्प बना हुआ है। भारतेंदु जी ने प्रतीकात्मक रूप से विस्तार से भारत दुर्दशा के इन कारणों को पड़ताल किया है। वास्तविक तो भारत दुर्दशा का क्या कारण है उसको इन्होंने दिखाया है। पांचवें अंक में बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ने को यहाँ उभारा गया है। बंगाली, महाराष्ट्र, देसी, कवि, एडिटर जैसे जिंदा पात्र भी इस अंक में आपको मिलेंगे। भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए भारत के पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का भी इसमें उल्लेख किया गया है। छठे अंक में भारत भाग्य नामक बस एक पात्र प्रकट होता है जो एक लंबे गीतात्मक संवाद से भारत के गौरवमय अतीत व दुखद वर्तमान को बताता है और अंततः छाती में चाकू भोंग कर आत्महत्या कर लेता है। भारत भाग्य की मौत इस नाटक को दुखांत बनाती है। तो इस प्रकार से नाटक का इन्होंने क्या किया है, 6 अंकों में इन्होंने चित्रण किया है। इसमें इन्होंने भारत दुर्दशा में पहले अंक में कविता भी दिखाया है। इसमें तो भारत दुर्दशा कविता 1875 में लिखा गया था। लघु नाटक है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में दी गई कविता है। कविता में पहले अंक में कविता दी गई है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, भारत दुर्दशा नाटक हिंदी साहित्य का पहला राजनीतिक व विचार प्रधान नाटक है। कविता में देश की तात्कालिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है। नाटककार ने अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीति, दमनकारी नीति, अप्रत्यक्ष रूप से निंदा, मुख्य रूप से भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा के लिए दोषी उसके आलस्य, उदासीन, भाग्यवादी सोच को माना है। यही भाव भारत दुर्दशा की कविता में प्रकट हुआ है। जो भारत दुर्दशा कविता है जो पहले अंक में है उसी का ये भाव है। भारत दुर्दशा कविता का उद्देश्य है तात्कालिक भारत की दुर्दशा दिखाना, इस दयनीय स्थिति के कारणों का परिचय देना। इसके साथ ही भारतेंदु जी ने भारतीयों में नवजागरण भाव या जागृति लाने का प्रयास किया है। जनसाधारण में राष्ट्रीय स्वाभिमान की गौरव भावना पैदा हो, नाटककार का एक उद्देश्य भी यह है। इस कविता में शैली प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक, भाषा सरल सुबोध है, अंग्रेजी उर्दू शब्दों का प्रयोग है। और इसमें कविता और पहले अंक में इसमें क्या दिया गया है, कविता दिया गया है इस नाटक के पहले अंक में। आगे आता है, इसमें हम देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो काव्य है, ये क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता बताइए। तो आपको 6 पॉइंट बना लेना है। इसी 6 पॉइंट के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो पहला पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता। पहला है प्रकृति का सुरम्य चित्रण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितने भी आपको रचनाएं मिलेंगी उसमें प्रकृति का सुरम्य इन्होंने चित्रण किया है। जैसे एग्जाम्पल एक आप दे देना, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। फिर भक्ति भावना, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृष्ण भक्ति में लीन रहा करते थे। राधा कृष्ण युगल मूर्ति की आराधना करते थे। भक्ति भावना ज़्यादा प्रधानता थी इनमें। पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और वैष्णव भक्ति ये करते थे। तो इसी कारण से ऑटोमेटिक इनके काव्य में भक्ति भावना दिखाई देती है। जैसे हम चाकर राधा रानी के, ठाकुर श्री नंद नंदन के, वृषभानु ललित ठाकुरानी के। ऐसे 1-2 पंक्ति आप याद कर लीजिएगा और इसमें लिखिएगा। देश प्रेम की भावना कैसी है, तो देश प्रेम, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में देश प्रेम की प्रबल भावना, देशभक्ति की भावना दिखाई देती है।
जाट और रोवहूँ सब मिली के आवहूँ भारत भाई। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत की दुर्दशा को दिखाते हुए एक प्रकार का देश प्रेम दिखाया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आगे समाज सुधार की भावना इसमें रचनाओं में मिलेगा। मातृभाषा के पक्षधर हैं कौन? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। आगे इसके बाद फिर भाषा शैली को बताएंगे। इन्होंने लोकोक्तियों का, मुहावरों का, रस छंद अलंकार आदि का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पॉइंट वाइज आप बनाइएगा। क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य नंबर 1 तात्कालिक दुर्दशा को दिखाया है, उससे कैसे उसका समाधान होगा उसके बारे में बताया है। इस नाटक के जरिए भारतेंदु ने भारत की तात्कालिक दुर्दशा को दिखाया, उससे निपटने का आह्वान किया है, इसका समाधान बताने का प्रयास किया है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतीक इसमें इन्होंने बताए हैं और उन प्रतीकों के माध्यम से इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहले दुर्दशा का चित्रण किया है, फिर उसके सॉल्यूशन को इन्होंने दिखाया है। भारत की दुर्दशा पर रोने और अंत करने का आह्वान इसने किया है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने भारतवासियों को भारत की दुर्दशा पर रोने और उसका अंत करने का आह्वान इन्होंने किया है। और इसमें तो देश प्रेम की भावना है ही, देश प्रेम की भावना दिखाई देती है। और उसके साथ साथ ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश प्रेम की भावना इसमें दिखाया है, तत्कालिक भारत की समस्या को दिखाया है। इस नाटक में भारतेंदु ने तत्कालिक भारत की समस्या को दिखाया है और उसको उजागर किया, समाधान बताया है, यथार्थ चित्रण किया है। ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें बताई, इन्होंने बिल्कुल सटीक और यथार्थ चित्रण किया, सही सही बात को बताया है, भले वो किसी को कचोटती हो। इस नाटक में भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा के कारणों को कम करने और दुर्दशा को करने वाले यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।